हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो शनि का कर्मा है वो जीवा और जीवा से फिर मंगल के होते होते पृथ्वी की तरफ आते हैं। दूसरी बार हमने ये भी देखा कि किस तरह से सूर्य यानी कि आत्मा, चंद्रमा यानी कि मन के द्वारा कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि को एक तरीके से चला रहे होते हैं। अब हम चर्चा जो करेंगे वो होगा ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जब कोई भी मनुष्य हो या जीव जंतु हो, जब संतान उत्पत्ति की बारी आती है तो वो जो संतान का जो एक उत्पत्ति प्रोसेस है उसमें ग्रहों का क्या योगदान रहने वाला होता है। अगर कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए तो हर एक बारीकी कहीं ना कहीं छिपी हुई है, लेकिन हम उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम एक सिर्फ उस आउटकम तक रहेंगे जहाँ तक कि हमें ये समझ में आए कि कौन से समय में कौन से ग्रह हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस पे क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और अगर आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको उन केसेस में ये चीज़ समझना आसान होगा जब आपके सामने कोई जन्म कुंडली हो और सामने वाला व्यक्ति किसी तरीके से किसी भी बीमारी के साथ नजर आता हो। कौन सी बीमारी? ऐसी बीमारी जो कि जन्म के समय की किसी वजह से हुई होगी। आप उसे आनुवंशिक बीमारियों के तौर पे देख लेते हैं, लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं है कि वो जेनेटिकल हो। वो कभी कभी कुछ अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिल सकती है। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड वीडियो रहने वाला है। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो स्पेशल लगन चाहिए उसकी कैलकुलेशंस का वर्णन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो अब समझते चलते हैं कि जब एक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है तो प्रोसेसेस कैसे डिसाइड होते हैं। सबसे पहले तो हम ये लेके चलते हैं कि एक ह्यूमन बेबी के डेवलपमेंट में 9 मंथ के पीरियड को हम कंसिडर करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुल मिला के 10 महीने होते हैं। अब ये मेंशन नहीं है कि वो महीने जो हैं चंद्रमास के आधार पे लें। अगर चंद्रमा के आधार पे महीने देखे जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली चंद्रमा अपनी जो एक साइकिल है वो 27 और 28 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर उनके 28 दिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपका जो 30-30 दिन का कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। ठीक, लेकिन मेजर चीज़ों को आप ध्यान रखना कि जब कभी भी फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी के लिए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले एक जगह ब्लड का इकट्ठे होने वाला काम है। ठीक है, और उससे धीरे धीरे करके एक मासेस को, एक फ्लैश को डेवलप होना होता है। तो शुरुआत जो होती है वो हमेशा होती है शुक्र से। ठीक है, शुक्र के बाद जब आपकी जो फ्लैश या जो मांस है वो बनना शुरू होता है। ये तो बायोलॉजी में आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो भी एक तरीके से सेल ही है। ठीक है, वो सेल जब आपस में मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिश्यूज। तो ब्लड हमारे लिए एक तरह के कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। किसी एक जगह पे ब्लड का आके ठहरना और धीरे धीरे करके उस ब्लड के द्वारा एक बॉडी का डेवलपमेंट होना, एक सीड का डेवलपमेंट होना, ये मंगल के पास चला जाता है। तो एक तरफ से शुरुआत जो हो रही है जन्म की वो शुक्र से होती है। इसीलिए जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम वहां पे स्पर्म की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे लिए मास या फ्लैश, उसके लिए हम मंगल की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं। तीसरा है वो होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, यानी कि जो तीसरा महीना है उस समय पर कहीं ना कहीं गुरु का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। जिन भी लोगों की जो संतान उत्पत्ति हुई और आपको ऐसा देखने को मिले कि उनके किसी तरीके से किसी भी लिम्स के अंदर, अब यहाँ पे जैसे लिम्स लिखा, लिम्स के अंदर ये डिफाइन नहीं हुआ कि वह हाथों में जाएंगे या पैरों में जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी के भी लिम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाथ में प्रॉब्लम आ जाए या पैर में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस समय जो तीसरा महीना है उस समय गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट मंथ पे अगर शुक्र पीड़ित तो वो जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक। अगर मंगल में कोई प्रॉब्लम आ गई, सेकंड मंथ चल रहा है, तो फिर आपका जो फ्लैश बन रहा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती। थर्ड मंथ जो होता है वहां पे आपके लिम्स के डेवलपमेंट होते हैं। तो जुपिटर जो है वो थर्ड मंथ के ऊपर पीड़ित प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड मंथ पे जुपिटर पीड़ित या प्रभावित दिखाई देगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि उन बच्चों के साथ उनके जो कोई से भी एक लिम्स है उसमें डिफेक्ट आने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि कुछ लोगों का एक हाथ
आधा ही डेवलप हो पाया और एक पूरी तरीके से डेवलप है, तो वो कई सारी चीज़ें हैं, फिर वो एक अलग मैटर चला जाएगा, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। बट थर्ड मंथ जो बेटर इंपॉर्टेंट है, और क्या डेवलप होता है, लिम्स डेवलप होते हैं। फोर्थ मंथ में आपके बोन्स की डेवलपमेंट होती है, और उस समय आपके लिए सूर्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को बोन मैरो रिलेटेड इश्यूज हैं, कई बार हम जब ऐसा देखते हैं कि कुछ केसेस हैं जिसमें बोन मैरो की प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो जन्म से मिली है, अगर जन्म से मिली है तो उस समय पर आपको समझ में आएगा कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित चल रहे थे अप्रॉक्सीमेटली फोर्थ मंथ पर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बोन्स जो होंगी वो डीफॉर्म होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसी तरीके से जो फिफ्थ मंथ होता है उसमें जाके स्किन का डेवलपमेंट शुरू होता है। चंद्रमा के ऊपर अगर उस समय किसी तरह के पाप प्रभाव हो जाएं तो स्किन्स जो होंगी उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, ये वाला केस रेयर ऑफ द रेयर मिलता है, बहुत कम लोगों की आपको मिलेगा जिनमें कि उनके स्किन को लेकर कुछ चुनौतियां खड़ी हो। कभी कभी किसी किसी के में पिगमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, कभी किसी में स्केलिंग होने लगती है, जैसे एक चितकबरी जैसी स्किन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो फिफ्थ मंथ था उसमें जाके मून किसी तरीके से पाप प्रभाव में या पीड़ित स्थिति में आ गए थे। इसी तरीके से जो सिक्स्थ मंथ है वहां पे शनि का रोल हो जाता है। अगर सिक्स्थ मंथ पे शनि कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाए, पीड़ित हो जाए, पीड़ित किससे होंगे, मंगल से, या फिर कहीं ना कहीं आप ये कह लो राहु या केतु से। अगर इनसे पीड़ित हो रहे हो तो फिर जो हेयर है उसमें कहीं थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकते हैं। हेयर बॉडी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप ठंडी और गर्मी को महसूस करते हो तो हम कहते हैं ना कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। तो आपको एडवर्स सिचुएशन में मेंटेन रखने के लिए आपका हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ सिर के ऊपर के बाल ही नहीं, पूरे शरीर के ऊपर के जो बाल हैं उनकी प्रभाव एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है लॉन्गेविटीज को मेंटेन करने के लिए, इसलिए यह फैक्टर को ध्यान रखते हुए चला जाता है। ठीक, फिर आती है बात आपके मूवमेंट्स की, जो कि सेवंथ मंथ में होता है, और मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, मर्क्यूरी कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो आपके ब्रेन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैंने जस्ट पिछला वीडियो जो दिया था इसमें कंसर्न, मैंने वहां से आपसे क्या कहा था, हम ये देखेंगे कि चंद्रमा पीड़ित या फिर बुध पीड़ित। अगर आपका बुध पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं जो सिग्नल्स मूवमेंट्स के लिए जाने हैं बॉडीज में, वो सिग्नल्स डिस्टर्ब होने का रिस्क बना रहता है। ठीक है, जब ऐसे केसेस को हम देखेंगे जो कि बेड रिडन हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें ये समझ में आएगा कि वहां पे बॉडी की मूवमेंट्स नहीं हो पा रही होंगी, क्योंकि उस केस में मर्क्यूरी डिफेक्टिव रहा। किस पीरियड में रहा, उस पीरियड में रहा जब प्रेगनेंसी से सेवंथ मंथ चल रहा था। ठीक है, अगर जन्म हुआ, जन्म होने के बाद नॉर्मल तरीके से सारे मूवमेंट्स हैं, तो फिर इस कंसेप्ट को वहां पे एसेस नहीं लगा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है कब की, ये बात हो रही है आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। चाइल्ड के बर्थ के पहले अगर ये चीजें बन रही हैं तो 9 मंथ, 8th मंथ या 10th मंथ के बाद जब उस बेबी का बर्थ होगा तब उसमें वो डिफेक्ट्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां से कोई डिफेक्ट नहीं आया और आगे जाके डिफेक्ट आया, हमने उसको भी उठा के यहीं पे लगा दिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जन्मजात बीमारियों के ऊपर चर्चा होगी तब ये लॉजिक लगेगा। जन्म हो गया, हाथ पैर सब कुछ ठीक चल रहे हैं और उसके अंदर हमने ये लॉजिक लगा दिया, तो फिर ये हमारी बेवकूफ़ी कहलाएगी। इसी तरीके से जब 8वां मंथ शुरू होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक भूख और एक प्यास अंदर से लगनी शुरू होती है। इसीलिए मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो 8th मंथ कंप्लीशन है इसमें जाके कहीं ना कहीं बेबी बर्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बरकरार रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो रूल करता है वो होता है आपका निषेक लगना लॉर्ड। निषेक लगना या अधना लगना के एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, जिसमें मैंने समझाया था कि उस समय आपकी जो चाहते हैं जिसको लेकर आप एक संतान उत्पत्ति में गए हैं, वो चाहते और उस समय आपकी जो सारी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं रूल करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी। कब करेंगी, 8th मंथ पर, जो 8वां महीना चलता है तब उस पर्टिकुलर समय पे बनाया गया निषेक लगना या अधना लगना जो है उसका स्वामी बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल रहता है 8th मंथ पे। इसके बाद आती है बात कि वो बेबी को बाहर आना है, तो वो एक एक्साइटमेंट दिखाना शुरू करता है, सो कॉल्ड एज अ लेबर पेन एंड ऑल थिंग्स। तो वहां पे हम यूज करते हैं मून को, और लास्ट जो बचता है वो हमारे लिए होता है कि अब कंप्लीशन हो गया है, हमें पूरी तरीके से एक बेबी डेवलप कर दिया गया, अब उसको बाहर आ ही जाना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य से। जब हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो
8th मंथ, 9 मंथ और मैक्सिमम जाता है 10 मंथ्स। कुछ दोस्तों ने इस वीडियो में जो कि मेडिकल और इन फील्ड्स के अंदर से हेल्प करी है, उनका तो पहले काफ़ी धन्यवाद, जब उन्होंने इन चीज़ों को समझाया कि रियल लाइफ में जब हम देखते हैं मेडिकल साइंसेस से, तो वो भी क्या लेते हैं, वो कंसिडरेशन कहाँ से लेते हैं, 3rd मंथ के बाद से एक टेस्ट प्रोसीजर चेक करते हैं, 5th मंथ पे चेक करना शुरू करते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली वो जो कैलकुलेशन को लेते हैं वो लेते हैं 9 मंथ्स या 9 मंथ से थोड़ा सा आगे, यानी कि 36 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के पीरियड को मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करके चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी 10 मंथ्स के बेसिस को अगर लेती है तो 10 मंथ्स के बेसिस में भी अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरेशन कुछ उतना ही बनता है। ठीक है, और वहाँ पे भी एक कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इस हिसाब से आती है कि 9 मंथ्स और प्लस माइनस फ्यू डेज। तो ज़्यादातर जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं बिना सर्जरी सी सेक्शन की, उसमें ये जो यहाँ पे एक्साइटमेंट फैक्टर है मून का, वो हेल्प करता है, और बाहर आने में बेबी को सन एंड मून मिलके हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होती हैं तो इसमें क्या होता है, जो निषेक लग्ना लॉर्ड है वो कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस दिखाना शुरू करता है। ऐसे कंडीशंस में ओल्ड टाइम्स के अंदर जरूरत पड़ती थी सी सेक्शन और सर्जरीज की, अन्यथा नहीं। अगर यहाँ पे ये जो निषेक लग्ना लॉर्ड है उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम आता, तब ऐसी सिचुएशनें बना करती हैं। आजकल के मॉडर्न सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को टाइमिंग्स देने लगते हैं कि इस टाइम पे बेबी बर्थ में आपको बॉय मिल जाएगा, गर्ल मिल जाएगा, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, जो लोग मेरे से ये क्वेश्चन करने आते हैं कि हम इन चीज़ों को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताएं, उन सबका ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, वो किसी और जगह पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रोसेस यहाँ तक में ही डेवलप हो चुका। ठीक है, आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में आपका जो एक बॉडी का फीचर है वो डेवलप हो चुका। अब उस बॉडी के फीचर के अंदर आने वाली आत्मा ना तो कोई मेल होती है और ना कोई फीमेल होती है। ध्यान रखना, सोल इज नाइदर अ मेल और वो फीमेल भी नहीं है। वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि किसी सोल को मेल या फीमेल के अंदर डेवलप करा देता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर के हार्मोनल सेटअप्स जो हैं वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, वरना कोई डिफरेंस नहीं रह जाता एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर, अगर एक बराबर की मात्रा में एजुकेशन और ट्रेनिंग्स दी जाएं तो। ठीक है, सिर्फ 2 मेजर प्लैनेट्स हैं जिनका कि रोल चेंज ओवर होता रहता है, एक होता है मार्स का और एक होता है मून का। ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स के अंदर अपनी एक अलग ही अहमियत रखते हैं, अन्यथा बाकी की पूरी चीज एक बराबर है। एंगर, एग्रेशन, पैशन, जो हम डोमिनेंस ये बात करते हैं, ये मंगल की क्वालिटी। अब मान लीजिए कोई फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में भी मंगल यदि इस पावर पोटेंशियल के साथ आ गया तो इवन दो कि वो बॉडी एक फीमेल की है, लेकिन जो आत्मा है वो किस नेचर की है, एक डोमिनेटिंग मेल नेचर की हो जाएगी। इसी तरीके से इमोशनल क्वालिटीज, मून जो है वो एक्चुअल में फेमिनिन पावर है। ठीक है, मातृत्व की क्षमता क्या है, वो चंद्रमा है। ठीक है, और पुरुष की क्षमता क्या है, पुरुषार्थ। तो अगर मंगल बलवान है, अब वो फीमेल साइन जो है चार्ट्स है उनमें भी अगर मंगल बलवान है तो वो भी इक्विवेलेंट है, उतने ही पावरफुल है जितने की एक करेज के लिए मेल को माना जाता है। उसी तरीके से अगर मेल चार्ट है और चंद्रमा बलवान होता जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो मेल भी उतना ही इमोशनल बॉन्ड फैक्टर के साथ चल रहा होता है जितनी कि एक फीमेल चल रही होती है। इसलिए अंतर इन दोनों के बीच का है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। ये सब कुछ एक फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट्स के अंदर जो चीजें जैसी डेवलप हो गई वो वैसा ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर देगा। ठीक है, मेजर कंसर्न्स जो हैं वो क्या है, इनमें से कोई से भी प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लगन के अंदर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर आपका निषेक लगना बनाया जाए और उसमें अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट डिस्टर्ब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर मंथ पे जाकर आपको कहीं ना कहीं रिस्क पैदा होने लगता है अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, मिसकैरेज होने का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और अगर चीजें सेफ साइड रहीं लेकिन कोई ग्रह पीड़ित हो गया इन बिटवीन, तो फिर वहां पे जो डेवलपमेंट है उसमें से किसी एक पार्ट के डेवलपमेंट पे असर पड़ने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। हम यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, इनके प्रभाव 2 बार रिपीट हो रहे हैं, बाकी सबके प्रभाव जो है वो फिर भी एक लिमिट में है। इसीलिए चंद्रमा, जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। इसी तरीके से सूर्य भी आत्मा का प्रतीक है। इन दोनों को खुश रहना
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर साइकिल्स को अपने तरीके से रूल कर रहे हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करते हैं। इसलिए अगर कहीं पे भी हमने अपने आत्मबल को डिस्टर्ब किया विद इन 9 मंथ्स, इसका मतलब है कि हमने चैलेंजेस खड़े कर दिए। इसी तरीके से चंद्रमा, आपने अपने इमोशंस को अगर डिस्टर्ब किया तो फिर ग्रोथ प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जो मंथ्स हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ, 7 मंथ, 10 मंथ, 9 ऐसा करके, यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर यदि पाप प्रभाव आ जाता है, चुनौतियाँ आती हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आती है। किस केसेस में देखना होता है, जब कभी भी कोई बेबी बर्थ के साथ ही किसी तरीके के कोई डिफेक्ट्स के अंदर आया है, कोई बोन डिफेक्ट्स लेकर आया है, तो वहाँ पे 4th मंथ में सूर्य पाप पीड़ित हो गया था। ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम है तो 5th मंथ में चंद्रमा पाप प्रभाव में आ गया था। अगर हेयर्स की प्रॉब्लम है तो 6th मंथ में शनि पाप प्रभाव में आ गए थे। इस तरीके से आपको चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, तब जाके एक कंप्लीट बायोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में काम करती है। इसके आगे कई बार लोगों का ये रहता है कि जो टाइम ऑफ बर्थ है, मैंने बहुत पहले के वीडियो में एक बार छोड़ा था वहाँ पे, कि वो कैसे फिक्स होता है, तो वो फिक्स होता है इस लगन के ऊपर। ये लगन के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि उसमें आने वाली राशि डे टाइम को रिप्रेजेंट करेगी कि नाइट टाइम को। वो राशि ये रिप्रेजेंट करेगी कि सुबह और शाम के बीच का समय होना चाहिए या रात और सुबह के बीच का समय होना चाहिए। वो सारी हिस्ट्री, वो सारा जो कोडिंग होती है वो इस पीरियड में होती है, जिस पीरियड में वो फर्स्ट रिलेशंस मेंटेन हो रहे होते हैं। तो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको जो मेजर फैक्टर्स को ध्यान रखना होता है वो उन केसेस में जब कोई भी चैलेंजेस केस खड़े हो जाए, तब इन रूल्स को लगाया जा सकता है। मंथ उठाएंगे, प्लैनेट उठाएंगे और ये देख लेंगे पिछले 9 महीनों में जाकर एक मंथ पीछे जाके वहां पे उस पर्टिकुलर प्लैनेट की सिचुएशंस चेक करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों और कैसे हुआ। धन्यवाद।